हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें आप देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करना है इसमें। दैट इज, देखिए बच्चों, आपको केएमटी के बारे में डिटेल बताया जाएगा। केएमटी मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो वेरियस आपने लॉज पढ़े हैं उन लॉज को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर थ्योरी दिया गया, जिसमें आप गैस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करोगे। आप इसे कहते हो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इनके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं उन पे हमें डिस्कशन करना होगा बच्चों। नहीं तो विल स्टार्ट विथ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप केएमटी भी कहते हो, केएमटी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखें बच्चों। पहला पोस्टुलेट ये है कि ईच गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स known as molecules। ठीक है, each gas is made up of large number of small particles known as molecules। और कहा गया कि all particular of gas are identical with respect to mass and size। जितने भी पार्टिकल्स हैं आपके पास गैस के, वो आइडेंटिकल होंगे विथ रिस्पेक्ट टू मास एंड size according to first postulate of kinetic molecular theory of gases। कि जो गैसेस होते हैं वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो मॉलिक्यूल होगा वो, अगर पर्टिकुलर हम बात करें, है ना, पर्टिकुलर गैस की बात करें, तो उनके जितने भी पार्टिकल्स होंगे दैट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मेनली जैसे मास एंड साइज उनका सेम होगा। ये कह रहा है आपको पोस्टुलेट नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। व्हाट अबाउट पोस्टुलेट नंबर 2। तो दूसरे पोस्टुलेट में कहा गया बच्चों कि गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन स्टेशनरी स्टेट। ऐसा नहीं गैसेस मॉलिक्यूल रुका होता है, बट दे आर इन रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान सुनना बच्चे, गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन stationary state but they are in random motion in all direction, है ना, in straight line। उसके बाद कहा गया कि the direction of motion is changed by the collision with container or with other molecules। तो देखो बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो आपको बताया गया कि गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन स्टेशनरी स्टेट। ये रुके नहीं होते हैं, बल्कि ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में होते हैं इन ऑल डायरेक्शन। और इसका जो मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट होगा, भले वो कोलिजन के बाद फिर जिगजैग पाथ में मूव करना शुरू कर जाए। ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड बाय कोलिजन विथ कंटेनर। या तो वो कंटेनर जाके कोलिजन करे या आपस में कोलिजन करे, तो उनका डायरेक्शन जो मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट दैट विल बी चेंज्ड। गेटिंग और नॉट। ये सेकेंड पोस्टुलेट था आपके काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का बच्चों। आई होप ये सिंपल स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। तो देखिए कहा गया कि किसी गैस को आप अगर किसी कंटेनर में प्लेस करते हो तो उस गैस का अपना प्रेशर होता है। वो बेसिकली प्रेशर क्या है, तो गैसेस मॉलिक्यूल जो प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करेगा कंटेनर पे पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे कहा गया कि द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल ऑफ कंटेनर पे जो कोलिजन होगा उससे प्रेशर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन करते हैं बच्चों, लेकिन आपस में कोलिजन से प्रेशर डेवलप नहीं होता। ये आप माइंड में सेट कर लो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आपके पास आया। क्या आया बच्चों कि द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ना कि आपस में कोलिजन से
प्रेशर डेवलप होगा। तो ये पोस्टुलेट भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए कहा गया कि गैस पार्टिकल्स कंसीडर्ड एज अ पॉइंट मास। ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बाद में चल के इस पे सवाल भी उठेगा। नहीं तो कहा गया कि गैस पार्टिकल को हम मान लेते हैं पॉइंट मास। So, actual volume of molecule is negligible as compared to total volume of gas. अब आप देखिए, मान लो किसी कंटेनर में या किसी बोतल में आप गैस को फिल कर देते हो और उस गैस मॉलिक्यूल को आपने टीनी पार्टिकल या पॉइंट मास मान लिया, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसके कंपेयर में जो पार्टिकल्स के वॉल्यूम्स होंगे उसको आप निग्लिजिबल मान लोगे। नहीं, दैट मीन्स कि उस कंटेनर में जो पूरा स्पेस है वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए है, वो मूव कर सकता है। नहीं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वो स्पेस जहां पे वो फ्रीली मूव कर सके। नहीं तो हमने मान लिया है कि ये पॉइंट मास है, और पॉइंट मास है तो इसका जो वॉल्यूम, पॉइंट मासेस का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो गैस पार्टिकल कंसिडर एज अ पॉइंट मासेस, so actual volume of molecule is negligible as compared to total volume of the gas. उसके बाद देखिए बच्चे कहा गया कि the collision within molecule is perfectly elastic. जब मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेगा और फिर डिफरेंट पाथ में मूव करेगा तो इस कोलिजन को कहा गया परफेक्टली इलास्टिक। perfectly elastic, that is there is no loss of kinetic energy after collision. नहीं, जब मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेगा तो ऐसा नहीं कि अपनी एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ, कोलिजन किया और जितनी एनर्जी इसकी कोलिजन से पहले है उतनी ही कोलिजन के बाद भी होगी। ठीक है, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। उसके बाद है अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, नहीं जिसपे सवाल उठेगा आगे चल के जब आप वंडर वाली क्वेश्चन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। नहीं तो कहा कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में भाई कंटेनर में आप प्लेस करोगे तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम लोग नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ऑफ KMT, दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब आइए, कहा गया कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट में कहा गया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। नहीं तो काइनेटिक गैस इक्वेशन इसके लिए हमें डिराइव करना है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है बच्चों, देखिए तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी हमारे पास एक काइनेटिक गैस इक्वेशन है, दैट इज PV इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर, है ना। PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, M क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल का मास क्या है, और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके उस कंटेनर में प्रेजेंट है। अच्छा, C पार्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीड है, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS इसको हम बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड या फिर वेलोसिटी, दैट इज RMS। तो फॉर्मूला क्या आया, PV इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस फॉर्मूला को हम कहेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो इसमें जो जो पर्टिकुलर टर्म्स गिवन है वो आपको पता होना चाहिए। P क्या है बच्चे, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, ए मास ऑफ पर्टिकुलर गैस, और N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दैट कंटेनर, और C पार्ट आपके पास है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या है। आइए देखते हैं बच्चे,
तो सी तो मिल गया आपको रूट मीन इसका स्पीड। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ, देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं, या आपको ये प्रूव करना है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनका काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हो। तो लेट्स सी, आपके पास इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल के लिए क्या करेंगे आप, देखिए PV इज इक्वल टू nRT लिखते हो ना, PV इज इक्वल टू nRT फॉर 1 मोल। तो आप PV के बदले RT लिख सकते हो, और जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको आप ये n लिख सकते हो, है ना। अगर 1 मोल है तो एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा भाई, नहीं। और ये मोलर मास, अगर मान लो n की वैल्यू आपने 1 एवोगाड्रो लिया, तो जो मास होगा वो 1 मोल का मास होगा। 1 मोल का मास ही मोलर मास कहलाता है। ये मोलर मास बन जाएगा अगर आप यहाँ पे मोल 1 ले लो, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल लिया है, मोल 1 लेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो देखिए तो 1/3 mNc² हमने लिख दिया भाई, n मोल्स, ठीक है ना, इक्वल टू RT। तो अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/3 हाफ mNc² हो गया। नहीं तो ये मास ही तो है, मास ऑफ जो भी आप लेते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने भी, उसका मास तो mNc², जिसको mv² कहते हो भाई। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, तो 2/3 काइनेटिक इक्वल टू RT। तो या आप कह सकते हो काइनेटिक इक्वल टू 3/2 RT। यहां से प्रूफ हुआ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है बच्चों, क्योंकि R के साथ जो टेम्परेचर आता है उसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, केल्विन टेम्परेचर कहते हो। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिल गया। ये हमने 1 मोल के लिए लिया है बच्चों, अगर आपको n मोल के लिए चाहिए तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कहा गया देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। तो भाई गैस के बारे में कुछ भी नहीं है, नहीं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बट डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों कि आपके गैस का नेचर क्या है, नहीं। तो क्या, फिर से देख लीजिए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस बट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। दैट वी हैव इक्वेशन काइनेटिक इक्वल टू 3/2 RT। R क्या होता है बच्चे बताइए, तो R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और एनर्जी के टर्म में अगर R की वैल्यू लिखनी हो तो आप लिखेंगे 8.314। टेम्परेचर यहाँ पे अगर आपको डिग्री सेल्सियस गिवन हो तो आप उसको मॉडिफाई करके ले आना किसमें, केल्विन में, जस्ट बाय एडिंग 273। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन टू गैसेस आर मिक्स्ड एट द सेम टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान सुन लो, कि अगर दो गैसेस को हमने सेम टेम्परेचर पे क्या मिक्स कर दिया, देयर विल बी नो राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन बोथ रिएक्ट केमिकली। अगर आपने 2 गैसेस लिया और उसको मिक्स कर दिया सेम टेम्परेचर पे, तो कहा गया कि जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो इससे ना ही एनर्जी इवॉल्व होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दैट मीन्स कि टेम्परेचर ना ही बढ़ेगा बच्चों और ना ही टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अब आइए एक चीज और सीख लें आप, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पर मॉलिक्यूल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखो 3/2 RT ये 1 मोल के लिए है, और मोल आपका एवोगाड्रो है, तो एवोगाड्रो में इतना, तो 1 में कितना अपॉन एवोगाड्रो, और ये जो R/Na है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ रहे हैं, ये R क्या है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हो गया जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे। ये है क्या, तो R/Na। अरे यार R क्या है, गैस कांस्टेंट, और N क्या है, एवोगाड्रो, नहीं। तो इनका जो रेशियो होगा वो अर्ग में आपका ये आएगा, दैट इज 1.38 × 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो ये जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, देख लीजिए, एवरेज
काइनेटिक एनर्जी फॉर पर मॉलिक्यूल। और मोल लिखना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आपको आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं तो देखो बच्चे फिर से ध्यान से आप सुन लीजिए, हमें करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी की जी काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, तो क्या लिखोगे 3/2 nRT, 3/2 nRT। नहीं ये आपका हो गया किसके लिए, पर मोल। अगर मोल के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू पुट करिए, ये आ जाएगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल आ जाएगा। और यही अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हो पर मॉलिक्यूल तो 3/2 kT हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालते हो तो उसको एवरेज कहने की हमें जरूरत भी नहीं है, तो आप 3/2 kT लिखेंगे। और अगर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये आएगा। और ये आप देख पा रहे हो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि नेचर ऑफ गैस पार्टिकल क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। गॉट इट। तो चलिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आसान से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे। तो देखो बच्चे, जैसे पहले एक सवाल पूछा गया है आपसे कि कैलकुलेट एवरेज एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आपसे पूछा गया, ये जो आप निकालेंगे पर मॉलिक्यूल, तो पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, अभी बताया मैंने आपको 3/2, ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा आपका 3/2 kT। तो 2/3 1 पॉइंट, देखो जूल में अगर लिखेंगे ना तो 10⁻⁻³ होगा, ठीक है। तो 3/2 1.38 × 10⁻23, और जो भी टेम्परेचर आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो अगर आप उसको केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 273। हाँ, इसको सॉल्व करने पे आपको मिला 5.65 × 10⁻⁻21 जूल। करेंगे। अच्छा, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मोल दिया ना आपको 0.5 मोल, तो 3/2 nRT। तो 3/2 n की वैल्यू 0.5, r की वैल्यू 8.314, और अगेन जो आपका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को जब आप कन्वर्ट करोगे इनटू केल्विन तो ये 273 आएगा। तो फाइनल आंसर विल बी 1.702 किलो जूल। ये आपने किलो जूल में फाइंड किया, या अगर आप जूल में निकालोगे तो वही 1702 जूल होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पर मॉलिक्यूल अगर निकालना हो तब तो आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज करोगे, और अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तब आप 3/2 nRT यूज करेंगे फॉर्मूला। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मान लेते हैं कि आपने किसी कंटेनर में, सपोज करिए आपने किसी कंटेनर में 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया और उस कंटेनर को टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया हमने, 27 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें जो मॉलिक्यूल मूव करेगा उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताया गया है काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो आप O2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 32 ग्राम, और 32 होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 ग्राम कंटेन्स 1 मोल। गॉट इट, है ना, चूंकि गैसेस फॉर्म है तो आपको मॉलिक्यूल ही लेना पड़ेगा, मोल ही लेना पड़ेगा ना। तो अब आप वैल्यू पुट करिए, काइनेटिक एनर्जी 3/2, मोल आ गया 1, आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 300। सॉल्व करेंगे तो 3741.3 जूल मिलेगा। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको किलो जूल मिल गया। समझ आया कि नहीं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, आपको इस फॉर्मूले से इन्हें सॉल्व करना है। अब आइए हमें डिस्कस करना है बच्चों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जो अगर मान लो किसी कंटेनर में हमने गैसेस मॉलिक्यूल को प्लेस किया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसमें जो मूवमेंट होगा
है ना, उसके वेलोसिटी को हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टर्म देते हैं। ये मोस्टली आपको 3 टाइप के होते हैं, देखेंगे बच्चे, इस पे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहली वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब हुआ इट इज द वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। जैसे मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल आपके पास कंटेनर में, जैसे सपोज करिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में टोटल 100 मॉलिक्यूल है। 100 मॉलिक्यूल में 50 मॉलिक्यूल मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जैसे सपोज कर लीजिए, और 25 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, फिर 10 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और फिर 10 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, जो 5 बचा वो मान लो 2.5 मीटर से मूव कर रहा है। तो इनमें मैक्सिमम मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट इज दिस। नहीं तो आपके कंटेनर में जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल वेलोसिटी पॉसेस करेगा उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहेंगे। ये डेफिनेशन हुआ है ना। तो इट इज द वेलोसिटी पॉसेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों, कहा गया कि मैथमेटिकली ये आएगा VMPS, है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2RT अपॉन m। जैसे कि आप जानते हो R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m यहाँ पे मोलर मास है, या अगर 1 मोल है तो उसका मास है। तो 1 मोल के लिए आप PV इक्वल टू RT लिखते हो, तो इस RT के बदले यहाँ पे PV भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे P क्या आ गया बच्चे, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, M क्या है, मोलर मास, या आप सिंपली मास भी कहिए। जैसा कि आप जानते हो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो 1 बाय डेंसिटी इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम बाय मास। तो इस वॉल्यूम बाय मास के बदले क्या लिख दिया आप, 1 बाय d। तो ये आ गया आपका √2, ये प्रेशर है अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको VMPS के लिए याद रखना है, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। गॉट इट? बताइए बताइए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। एक वेलोसिटी और देखिए, इसे आप कहते हो एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज तो आप समझते ही हैं। तो इट इज एवरेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ गैस। गिवन सैंपल ऑफ गैस में जो भी हो, तो हमें क्या करना है, जिसके बाद जो वेलोसिटी उसका एवरेज निकाल देंगे। मान लो कुछ मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है कि इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 इतने से, 25 इतने से, सबका हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल देंगे। नहीं, n यहाँ पर नीचे और टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। मान लो 100 मॉलिक्यूल है, उसमें कौन कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो आप ऊपर वेलोसिटी मेंशन करेंगे, अपॉन टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। गेटिंग और नॉट? तो इसको मैथमेटिकली जब आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आएगा V एवरेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ART अपॉन पाई m, है ना, 8RT अपॉन पाई m। सारे टर्म्स वही हैं। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पाई तो जानते ही हैं, m मोलर मास। और 1 मोल के लिए PV इक्वल टू RT लिखोगे, तो PV इक्वल टू RT हो गया ना फॉर 1 मोल। तो RT के बदले क्या लिख दिया आपने, PV, और फिर वॉल्यूम बाय मास को आपने डेंसिटी लिख दिया, तो 8P अपॉन पाई d। ये भी 3 फॉर्मूला आपको हर हाल में एकदम से याद रखना होगा, स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि स्कूल में तो मोस्टली कम ही आते हैं। ठीक है, 8RT अपॉन पाई m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8PV अपॉन पाई m एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8P अपॉन पाई d। जो सबसे लास्ट है इसको कहते हो रूट मीन स्क्वायर स्पीड या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सवाल यह है कि ये क्या है, तो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ ऑल द गैसेस
एक तो पहले स्क्वायर है ना, उसके बाद इसके मीन का स्क्वायर करेंगे आप, तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मैथमेटिकली इट इज रिटन लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, यहाँ पे 3RT अपॉन m लिखेंगे बच्चे। फिर इसी तरह से इस PV के बदले RT के बदले PV लिख सकते हो, फिर डेंसिटी के टर्म में भी बता सकते हो। तो VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT अपॉन m, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया। अब PV के V और m के रेशियो क्या लिखते हो, डेंसिटी, तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3P अपॉन D आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब जो तीनों वेलोसिटीज आपने देखा, एवरेज, MPS, VRMS, तो इनमें अगर तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, इस बार भी आईडी एडवांस में क्वेश्चन इस पे आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो इन तीनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा। तो देखिए हमने रेशियो फाइंड किया, तो जैसे कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, क्या देखा था फॉर्मूला, स्क्वायर रूट 2RT अपॉन m, फिर जो आपके पास एवरेज था दैट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई m, और RMS के लिए क्या लिखा था बच्चे हम लोगों ने, 3RT अपॉन m, नॉट पाई, गेटिंग, ये हटा दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल कर दिया, जो RT और MM कैंसिल था सब कैंसिल हो गया, इसमें बचा स्क्वायर रूट, इसमें बचा पाई, 8 पाई और ये बचा 3। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको ये मिलेगा। तो ये टर्म अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको काम आ जाएगा बच्चों, क्योंकि समटाइम डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई होप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आप लोगों को समझ में आ गया। तो जैसा कि आपको बताया गया बच्चों, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कि जो मेन दो पोस्टुलेट्स आपने देखा जिस पे हम लोग फोकस्ड रहेंगे, ये कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसको हमने क्या किया, पॉइंट मास मान लिया, एज ए रिजल्ट जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसके कंपेयर में गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हमने नेग्लिजिबल माना, ये एक इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट। और जो दूसरा पोस्टुलेट था बच्चों कि नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैसेस मॉलिक्यूल के बीच कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो एक्चुअल कंडीशन है किसी भी गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए। अगर आप किसी गैस को आइडियल गैस कहते हो तो सिर्फ ये कह देना कि ये P=NRT को फॉलो करेगा, ये काफी नहीं होगा, बल्कि आप ये बताएंगे कि हाँ जो P=NRT को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस इसलिए है और P=NRT को इसलिए फॉलो कर रहा है कि इसमें हम लोगों ने गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, एक्चुअल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के कंपेयर में नेग्लिजिबल माना है। और दूसरी बात कि हमने कंसीडर किया है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। बाद में चलकर वंडरवाल ने इस पे सवाल उठाया था कि ऐसा कैसे आप नहीं, अगर मान लो वॉल्यूम बहुत कम कर दीजिए, प्रेशर बहुत बढ़ा दीजिए, नहीं तब तो मॉलिक्यूल पास होंगे, और जब पास होंगे तो अट्रैक्शन भी होगा और नेग्लिजिबल भी नहीं मान सकते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी गैस को आप कैसे लिक्विफाई करोगे, लिक्विफैक्शंस के प्रोसेस को कैसे कैरिड आउट करोगे। तो इन सारे सवालों पे आगे चल के इन दो पोस्टुलेट्स पे आगे चल के क्वेश्चन मार्क्स लगेगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि जो आपके पास P=NRT है उसमें करेक्शन किया गया, वॉल्यूम करेक्शन, प्रेशर करेक्शन, फिर एक आप डेवलप करेंगे इक्वेशन, नहीं जिसको हम लोग क्या कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वंडरवाल इक्वेशन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर एक बार देख लें हम लोग, फटाफट रिवाइज कर लें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस KMT, नहीं तो आई होप इस पोस्टुलेट में ज़्यादा कुछ नहीं है कि ईच गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूल। और कहा गया कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर एक टाइप के गैस लेते हो तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मास और साइज पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिकल होंगे, ये समझ में आ गया। अच्छा, दूसरे पोस्टुलेट में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेशनरी नहीं होता बल्कि वो घूमते रहते हैं और स्टेट में जाते हैं, लेकिन जब आपस में टकराएगा या वॉल से टकराएगा तो वो अपना पाथ चेंज करेगा, तो वो जिगजैग पाथ के फॉर्म में आपको दिखेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था आपका कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो मॉलिक्यूलर कोलिजन से नहीं होता,
जो गैस में प्रेशर डेवलप होता है वो मॉलिक्यूल के आपस में कोलिजन से नहीं होता, बल्कि वॉल ऑफ कंटेनर से जब कोलाइड करेगा तो प्रेशर डेवलप होगा। तो ये पोस्टुलेट आपका बढ़िया पोस्टुलेट है जिसको आप याद रखेंगे बच्चे। फिर कहा गया कि गैस पार्टिकल कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास, जिसके बारे में मैंने बोला आपको कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नहीं जिसमें एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस को, मान लो आप एक कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल रखे हो और सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके इस कोने में ले आओ, तो उस कोने में जो वॉल्यूम डेवलप होगा वो पूरे कंटेनर कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा। तो ये वाला पोस्टुलेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि गैस पार्टिकल कंसीडर्ड एज ए पॉइंट मास, सो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर ये वाली बात भी बताया था मैंने आपको, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी से आके कोलिजन किया, कोलिजन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी दोनों ही मॉलिक्यूल में, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता इस कोलिजन में। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये पॉइंट भी आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बाकी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस में आपको P = 1/3 mNc² एकदम से याद रखना होगा। और इसके बाद दो इक्वेशन कौन फॉर 1 मोल के लिए, नहीं अगर 1 मोल के लिए क्या लिखोगे 3/2 RT, और अगर 1 मॉलिक्यूल लेना है तो 3/2 kT। बस इसमें इतना ही बातें, 4-5 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप इसको ठीक से समझ लिए होंगे, रिवाइज भी अच्छे से कर लेना, फिर इस पे क्वेश्चंस आप चाहो MCQ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। बाय बच्चों।